आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। ममता की हार के 14 दिन बाद ही टीएमसी टूटी। बागियों का 18 मई को स्पीकर को भेजा लेटर सामने आया। क्या महुआ माइत्रा भी छोड़ेंगे ममता का साथ? सीट चोरी सबको दिख रही, लड़ाई जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बोली मीनाक्षी नटराजन। कूड़ा बिनने वाले किशोर ने मारा था शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर। भागवत के अलावा ये मंत्री थे मौजूद। अमेरिकी हमले से सीज फायर बेअसर हो गया, ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने दी चेतावनी। ट्रंप बोले ईरान के साथ आज जंग खत्म हुई, वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अमेरिका का साइलेंट खेल 50 साल तक चला। चांदी 9,700 रुपए महंगी, सोने के रेट में भी भारी इजाफा। 26/11 की अनसुनी बहादुरी को सामने लाती है फिल्म। कंगना रनौत ने सादगी से जीता दिल। न्यूजीलैंड को WTC खिताब जिताएगा, देश के लिए सबसे ज्यादा 48 शतकें लगाएं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फूट अब तय है। विधानसभा के 80 में से 58 विधायकों के बगावत के बाद लोकसभा के बागी 19 सांसदों का लेटर शुक्रवार को सामने आया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई थी। इससे साफ है कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। इस चिट्ठी में यूसुफ पठान, सयोनी घोष, काकोली घोष और शताब्दी राय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एक नाम सामने नहीं आया। इससे पहले 3 जून को टीएमसी के 58 विधायकों ने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनके गुट को मान्यता देने की मांग की थी, जिसे अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया था। इधर ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज की गई है। टीएमसी के बागी गुट के सांसद जगदीश वर्मा बासुनिया ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। आज तक से खास बातचीत करते हुए बासुनिया ने साफ शब्दों में कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान तानाशाही सिस्टम से बेहद असंतुष्ट हैं, जहां किसी को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। सांसद जगदीश बासुनिया ने बताया कि उनके मन में यह गुस्सा बहुत पहले से था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है और इनमें भारी करप्शन व्याप्त है। उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, पार्टी का सिस्टम और अभिषेक के फैसलों की वजह से ही आज टीएमसी के हालात इतने खराब हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वीरभूम के नेता अनुब्रत मंडल ने भी इंटरव्यू में यही बात खुलकर स्वीकार की है। राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो गई है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने मामले की गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। शीर्ष अदालत से झटका लगने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह साफ तौर पर सीट चोरी का मामला है और वे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल S चंदुरकर की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में हस्तक्षेप को लेकर अलग अलग मानदंड नहीं बनाए जा सकते। अदालत ने संकेत दिया कि ऐसे मामलों के लिए चुनाव याचिका का वैधानिक रास्ता उपलब्ध है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक फैसले के बाद पत्रकारों से बातचीत में मीनाक्षी नटराजन ने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत हार का सवाल नहीं है। असली चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र को बार बार झटके लग रहे हैं। हाईकोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेंगे। मैं पार्टी की उम्मीदवार थी। पार्टी और उनके नेता जो निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना के बाद जिस बोगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी सवार थे, उसमें बैठे यात्रियों ने टूटे शीशे के बीच सफर पूरा किया। बृहस्पतिवार रात 8:21 में अलीगढ़ जंक्शन पहुंचने के बाद ट्रेन की क्षतिग्रस्त खिड़की की सफाई की गई। हाथ में पेचकस लिए रेलवे का एक कर्मचारी खिड़की में फंसे कांच के टुकड़े को निकालता रहा। इसी खिड़की के पास वाली दोनों सीटों पर महिला यात्री बैठी थी, जो लखनऊ से दिल्ली तक का सफर कर रही थी। इसमें से एक महिला यात्री ने बताया कि जब पत्थर शीशे से टकराया तो काफी तेज धमाके जैसी आवाज हुई। आसपास बैठे यात्री एकाएक चौंक गए और सभी की नजरें 54 नंबर सीट के पास वाली खिड़की की ओर चली गई। फिरोजाबाद क्षेत्र में घटना के बाद जैसे ही ट्रेन
टुंडला जंक्शन पहुंची, सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई। यात्रियों ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कई सुरक्षा कर्मी संबंधित कोच के आसपास नजर आने लगे। हालांकि उस समय अधिकांश यात्रियों को यह जानकारी नहीं थी कि इसी बोगी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी यात्रा कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने गुरुवार को कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए हमलों ने दोनों पक्षों के बीच अप्रैल में हुए सीज फायर को बेअसर कर दिया है। गुरुवार को यूरोपीय संघ के विदेश नीति की प्रमुख काजा कैलाश के साथ फोन पर हुई बातचीत में अरागची ने हाल के अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और उसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। सिंहुआ के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने हमलों के खतरनाक नतीजों के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार सुबह कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान के बेवजह और लगातार हमले के जवाब में कई ईरानी ठिकानों पर और हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। एक वर्चुअल रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों से यह बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि शांति समझौते पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने नई डील को मंजूरी कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इसमें शामिल होंगे। वैश्विक राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो ऊर्जा को नियंत्रित करता है वही पूरी दुनिया पर राज करता है। इसी कड़ी में तेल को लेकर वर्चस्व की लड़ाई पिछले 5 दशकों में काफी दिलचस्प रही है। 1970 के दशक में जिस तेल के लिए अमेरिका तरस रहा था, आज वही अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यात बन चुका है। जबकि कभी तेल को हथियार बनाने वाली खाड़ी देश आज खुद चौतरफा संकटों से घिरा है। दरअसल 50 साल पहले जो तेल अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। खाड़ी देशों की आपसी लड़ाई, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान इराक के तेल बाजारों से और अमेरिका की अपनी शेल क्रांति ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे अमेरिका आज वैश्विक ऊर्जा बाजार का विजेता बनकर उभरा है। अब खाड़ी देश संकट में है और संकट मोचक की भूमिका में वही अमेरिका खड़ा है जिसे कभी उन्होंने तेल के लिए तरसाया था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोना फिर 1,47,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वही चांदी के भाव में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय सराफा बाजार में 12 जून को चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर 12 जून 2026 शुक्रवार की सुबह जारी रेट्स के मुताबिक 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,210 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 23 कैरेट सोने का दाम 1,47,018 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,47,609 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 26/11 मुंबई हमलों पर पहले भी कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं। ज्यादातर कहानियां पुलिस, आतंकियों या सुरक्षा बलों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन उस रात कामा हॉस्पिटल के भीतर क्या चल रहा था, वहां मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने किन हालातों में मरीज को बचाया, इस पर बहुत कम बातें हुई। फिल्म भारत भाग्य विधाता उसी भूले हुए चैप्टर को सामने लाती है। यह सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो हेडलाइन में कभी नहीं आए, लेकिन जिनकी वजह से सैकड़ों लोग सुरक्षित घर लौट सके। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शुक्रवार को इसी घोषणा की। विलियमसन दूसरे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड को कोई आईसीसी खिताब जिताया। विलियमसन 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कप्तान बने थे। उनसे पहले स्टीफन फ्लेमिंग की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। विलियमसन ने इंग्लैंड से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के बीच ही संन्यास का ऐलान किया। लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने 0 और 18 रन बनाए। यह टेस्ट हारने के बाद शुक्रवार को विलियमसन ने कहा, पिछले कुछ समय से मैं इस बारे में सोच रहा था और अब यह साफ हो गया है कि अब संन्यास लेने का सही वक्त आ गया। यह वो टीम है जिसे मैंने प्यार किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं लंबे समय तक इस टीम का हिस्सा रहा।